Hello everyone, welcome to SNET Pathshala. Today we are going to discuss the topic 6th, part 2. So in part 1 we discuss concept of property and ownership, and in today's video we'll cover possession and PYQs. So watch till the end. तो पोजेशन बेसिकली है क्या? पोजेशन बेसिकली दो तरह की पोजेशंस होते हैं आपकी, पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ, जिसे हम डी फैक्टो और डी ज्योर पोजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पोजेशन इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप. इसको हम प्राइमा फेसी एविडेंस मानते हैं, बट इट इज नॉट द complete evidence. It is not considered to be the complete evidence. इसके साथ और भी evidences चाहिए रहते हैं, क्योंकि possession cannot be the ultimate evidence of ownership, right? फिर next statement is usually a presumption is that the possessor of a thing is the owner of it, and the other claimants must prove their title to have it. तो इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रिजम्पशन तो मान सकते हैं कि जो पोजेशन में है उस थिंग के, वो ओनर है, लेकिन आपको ये रोका नहीं जाएगा उस चीज को क्लेम करने से, क्योंकि पोजेशन, मैंने बताया ना, पोजेशन इज नॉट द अल्टीमेट एविडेंस ऑफ द ओनरशिप, राइट? तो अगर क्लेमेंट ये दिखा देता है पेपर्स कि ये देखो ये पेपर्स हैं आपके, और उस टाइटल के, उस लैंड के, उस थिंग के, तो ये पोजेशन, ये जो लैंड है ये मेरी है और इसकी पोजेशन मुझे वापस दे दो. इन केस ऑफ लीज अगर कोई हथियाने लग जाए उस लैंड को, उस जमीन को, उस फ्लैट को, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइटल दिखा के उस चीज को कोर्ट में रिस्टोर कर सकते हैं. तो यूजुअली अ प्रिजम्पशन दैट द पोजेसर ऑफ अ थिंग इज द ओनर ऑफ इट, ये हम प्रिजम्पशन मान सकते हैं, लेकिन जो अदर क्लेमेंट्स हैं अपना प्रूव कर सकते हैं टाइटल, अगर उन्हें चाहिए तो, ये पोजेशन. इवन अ पर्सन हु रॉन्गफुली possesses a property has a good title against the world at large except the true owner, क्योंकि ट्रू ओनर के पास क्या है, पोजेशन इन लॉ है, डी ज्योर पोजेशन है. ठीक है, तो डी फैक्टो और डी ज्योर पोजेशन क्या होती है? डी फैक्टो पोजेशन होती है आपके पास फिजिकल पोजेशन है उसकी, ठीक है, और डी फैक्टो पोजेशन होती है पोजेशन इन लॉ. ठीक है, तो एक्चुअली आपके नाम पर वो टाइटल डीड है ना. तो फॉर एग्जांपल वही, अगर आपने लीज पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो बाय शोइंग द पेपर्स. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डी ज्योर एंड डी फैक्टो पोजेशन. अब एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन इसमें बता रखा है, दो एलिमेंट्स हैं आपके, कॉर्पस और एनिमस. कॉर्पस मीन्स द एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल एंड द कैपेसिटी टू एक्सक्लूड अदर्स, टू नॉट इंटरफेयर विद द प्रॉपर्टी. Now animus is the intention to have a physical control. ठीक है, so animus is the intention element and corpus is the actual physical control. ठीक है, तो let's read the content. Corpus means having a general control upon the subject matter. ये क्या दिखा रहा है? general control upon the subject matter and having the capacity to exclude others. ठीक है, animus whereas is the desire to exclude others from interference and desire to use the subject matter in its natural manner. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, डू रेफर दिस. अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ पोजेशन. अब काइंड्स ऑफ पोजेशन यू नो कि कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि क्या होता है. तो पोजेशन ऑफ अ मटीरियल थिंग्स बेसिकली, तो जैसे कि बुक्स हो गए, चैटल्स हो गए, वॉच हो गई, परफ्यूम हो गया, वो क्या हो गया आपका? कॉर्पोरियल हो गया. ठीक है, वेयर एज इनकॉर्पोरियल, सॉरी कॉर्पोरियल में दोनों आते हैं, क्या बोलते हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है आपकी. ठीक है, तो लैंड, हाउस, बिल्डिंग, ठीक है, ये तो हो गए आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी में बुक्स, चैटल्स हो गए, तो ये कॉर्पोरियल में आपके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम अपने सेंसेस से
उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। तो इनकॉर्पोरियल पोजेशन, वेयर एज incorporeal possession is the intangible possession. Intangible possession means which we cannot touch, see or perceive. For example, possession of a copyright or a trademark or right of reputation, goodwill, right? तो ये हो गया आपका incorporeal possession, ठीक है। अब adverse possession पे आ जाते हैं। Adverse possession basically implies the possession by a person initially holding the land on behalf of some other person and subsequently setting up his own claim as a true owner of that land. अब मेरा ये घर है और ये मेरा बैकयार्ड है यहाँ पर, यहाँ से एक गेट टूट गया था तो यहाँ से लोग क्या है, और यहाँ पे ये मेट्रो है, ठीक है। यहाँ से मेरा गेट टूटा हुआ है तो यहाँ से लोगों ने ऐसे सीधा आना जाना शुरू कर दिया मेट्रो के लिए, ठीक है। और मैंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ना मैंने डांटा फटकारा और ना यहाँ मैंने गेट लगाया दोबारा। तो क्या हो गया, ये जो वे है, ये जो पैसेज बन गया है यहाँ पे, अब इस पे मैं क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि अब ये क्या बन चुकी है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है। 50 साल से किसी ने रोका नहीं और तो अब ये क्या हो गया, एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि इनिशियली जो वो पर्सन था उसने पोजेशन किया उसका, ठीक है, उसने लैंड को होल्ड किया, जैसे जुग्गिया बना लेते हैं ना, खाली लैंड पे जुग्गी बना ली, ठीक है। तो होल्डिंग द लैंड ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या किया, अपना ही क्लेम सेट कर लिया वहां पे एज अ ट्रू ओनर ऑफ दैट लैंड। तो ये हो गया एक तरीके से एडवर्स पोजेशन। थर्ड है आपका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। बेसिकली इट मीन्स हैविंग पावर एंड इंटेंशन ऑफ रिटेनिंग कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, बट the twist is it is without actual control, without actual presence over it, ठीक है। तो without actual presence over it मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गोडाउन है मैं पूरे टाइम उसमें नहीं थी, मेरे पास उसकी पोजीशन कैसे आ गई, उसकी जो चाबी है ताले की वो मेरे पास है, तो वो हो गई एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। मैं वहां हूं नहीं लेकिन मेरी पोजीशन उसके ऊपर है, कैसे कि मेरे पास उसकी चाबी है, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ कीज ऑफ अ बिल्डिंग और अ वेयर हाउस मे गिव राइज टू कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, मी और समवन एल्स, ठीक है। तो एक्चुअल पोजेशन में तो फिजिकल कस्टडी होती है ना, फिजिकल कस्टडी और कंट्रोल। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि उसका फिजिकल कंट्रोल नहीं है लेकिन उस पर पावर है, कैसे, या तो उसके पास टाइटल है उस प्रॉपर्टी का या फिर उसके पास उसकी ताले की चाबी है उसके पास, तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। नाउ वी कम टू मीडिएट। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन पढ़ लेते हैं। Unlike actual possession which involves physical custody or control, constructive possession is based on the concept that an individual can still be held responsible for items they have the power to control even if those items are not physically on their person, ठीक है। फोर्थ है आपका मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन। मीडिएट पोजेशन क्या है, पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू अनदर पर्सन। जैसे कि मेरा कोई मैंने अपनी बुक ऑर्डर करी तो वो किसके पास है, एजेंट के पास है, मेरे पास तो है नहीं अभी। मैंने वो उसका रिसीट मेरे पास है, परचेज मैंने करी है, लेकिन उसका पोजीशन किसके पास है, मेरे एजेंट के पास या फिर किसी दोस्त के पास या फिर मेरे मम्मी के पास रखी हुई है। तो ये हो गया आपका मीडिएट पोजेशन। तो मीडिएट पोजेशन मतलब पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू अनदर पर्सन, ठीक है, मीडिएट। अब इसको हम इनडायरेक्ट पोजेशन भी बोल देते हैं। और इमीडिएट पोजेशन क्या होता है, इमीडिएट पोजेशन बेसिकली ये होता है कि मेरे पास ही बुक रखी हुई है, ये बुक मेरे पास ही रखी हुई है, तो ये क्या हो गया, इमीडिएट पोजेशन हो गया। पोजेशन डी फैक्टो डी ज्योर मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी कम टू PYQs। पहला क्वेश्चन आपका है ट्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप इन ऑल केसेस इज अ राइट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ओनरशिप पे क्या आ रही है, डेफिनेशंस आ रही हैं जूरिस्ट की डेफिनेशन आ रही है ओनरशिप की। तो आपको ओनरशिप से रिलेटेड जितनी भी जूरिस्ट की डेफिनेशंस है वो लर्न करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट।
तो इसका आंसर होगा आपका ग्रोशियस. ग्रोशियस इज द राइट आंसर. Second question is, what kind of encumbrance on property gives a right for the limited use of piece of land to a person or persons without giving them possession of the land? तो encumbrance on a property, ये हमने कहाँ पढ़ा था? मैंने सबसे पहले ये बात बोली थी कि एक, पहले तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है. सिक्योरिटीज, लीज, सर्विट्यूड, ट्रस्ट. सर्विट्यूड इज द करेक्ट आंसर. मैंने जो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है उसमें मैंने सर्विट्यूड डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर, एक चार्ट में बना हुआ है, और सर्विट्यूड मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कि सर्विट्यूड को मैंने बताया कि एक सर्विट्यूड जो है वो एनकम्बरेंस है, राइट. Salmon discusses between possession in law and possession in fact. He treated possession in fact as policy, fiction, servitude, trust. ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये होगा. As simple as that. हाँ, क्योंकि मैंने वहां पे कवर नहीं किया है, तो मैं थ्रू PYQ यहाँ पे आपकी जूरिस्ट की डेफिनेशन कवर कर रही हूँ ऑफ ओनरशिप. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस. हॉलैंड ने बोला है ओनरशिप इज द प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. हॉफेल्ड क्या बोलते हैं? ओनरशिप इज अ कलेक्शन ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड पावर्स, सम ऑफ विच are frequently found to reside either for a limited period or perpetually in person other than the owner. ओनरशिप के बारे में बात की गई है. Pollock entirely of powers of use and disposal allowed by law. अब यहाँ पे पोलॉक ने कौन सी थियरी दे दी? वो वाली थियरी दे दी जिसमें कि हिस्टोरिकल में जो लॉ वाला कंसेप्ट था, प्योरली लॉ कंसेप्ट, राइट. तो पावर्स ऑफ यूज एंड डिस्पोजल अलाउड बाय लॉ, ये एक कीवर्ड हो गया आपका. कीटन में देखो, कीटन और बकलैंड की सेम है यहाँ तक, यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ अ थिंग एज फुल एज स्टेट परमिट्स. ठीक है, यहाँ पे राइट टू द थिंग और व्हाट इज लेफ्ट व्हेन ऑल अदर राइट्स रेस्टेड इन वेरियस पीपल आर टेकन आउट. ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको लर्न करनी है. और वो कैसे लर्न करोगे? जैसे कि प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट किसका है? हॉलैंड का है. हॉफेल्ड का क्या है? कलेक्शन ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड पावर्स. अब ये अगर आपने हॉफेल्ड टेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ा होगा, तो उसमें राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स, प्रिविलेजेस, इन सब की बात करी गई है. तो अगर ओनरशिप पे डेफिनेशन आए और हॉलैंड ऑप्शन में दे रखा है, तो पक्का हॉलैंड ही होगा. पोलॉक में क्या है? पावर ऑफ यूज एंड डिस्पोजल अलाउड बाय लॉ. कीटन का क्या है? एंजॉयमेंट ऑफ अ थिंग एज फुल एज स्टेट परमिट्स. बकलैंड का क्या है? राइट टू द थिंग और व्हाट इज लेफ्ट. ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड्स भी बता दिए कि याद कैसे करना है. क्वेश्चन 4 है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप, द एट्रीब्यूट्स ऑफ ओनरशिप आर. अब मैंने आपको दो डेफिनेशंस आपके डिस्कस करी थी बहुत इंपॉर्टेंटली वीडियो में. एक तो है ऑस्टिन की और एक सैलमन की. ठीक है, ऑस्टिन में जो था वो इंडेफिनेट यूजर, ड्यूरेशन, ये सब बताया गया था. तो हम इसमें से बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस, राइट. तो ऑप्शंस क्या है? A B C D E. ए में इंडेफिनेट यूजर लिखा है, बी में प्लेनरी कंट्रोल लिखा है, सी में आपका अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन है, डी में बंडल ऑफ राइट्स, ई में अनलिमिटेड ड्यूरेशन. तो अब हम अनलिमिटेड ड्यूरेशन दे रखा है, यहाँ दे रखा था उसमें बंडल ऑफ राइट्स, तो सैलमन ने बोला था, वो भी किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए. जब वो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे थे तब बोला था बंडल ऑफ राइट्स, सैलमन ने, ना कि ऑस्टिन ने. ऑस्टिन ने क्या बोला था? अनलिमिटेड ड्यूरेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन एंड योर इंडेफिनिट यूजर. प्लेनरी कंट्रोल किसने बोला था? अभी अभी डिस्कस किया मैंने. प्लेनरी कंट्रोल इज योर हॉलैंड. तो ये भी गलत. तो ये तो सही है. हाँ, ये हॉलैंड का है. बंडल ऑफ राइट्स सैलमन का है. ठीक, तो A, C एंड योर E कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. हु डिफाइंड ओनरशिप एज अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट?
इसका आंसर होगा हॉलैंड। अब देखो ये मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं क्वेश्चंस, ये PYQs हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एज द टॉपिक सजेस्ट्स, यहाँ पे PYQs लिखा हुआ है, ठीक है। So that's it for today's video. Hope you like this session, and if you do like this session, kindly don't forget to like, share and subscribe this video and comment down below for any feedback or suggestion or any positive remark. Thank you. Have a good day.